नमस्कार दोस्तों, आपको प्रियंका स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी पूरा सुनिए, एक नाजायज़ संबंध ने कैसे क्या कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बूझे मन से घर लौटता दीपक रास्ते में पड़ने वाली गोनू हलवाई के होटल पर मिठाई लेने रुका हुआ था। बाहर से शांत दिखते उसके व्यक्तित्व के अंदर जो तूफान उठा था उससे हर कोई अनजान था। पत्नी सीमा का दबंग पड़ोसी झुन्ना से नाजायज संबंध, इसी बात पर घर में बार बार होने वाले झगड़े, हर बार सीमा का सुधरने का झूठा वादा। ओह, दीपक अब काफ़ी टूट चुका था। बच्चों के लिए सोचकर मौत की ओर बढ़ते अपने कदमों को रोक लेता, वरना सीमा से उसकी आस लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी होटल में हुए शोर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। होटल मालिक गोनू आज फिर अपने नौकर मुन्ना पर आग बबूला था। साला कामचोर हरामखोर, प्लेट कैसे गिरा दिया तू? 18 साल का गरीब मुन्ना गोनू के थप्पड़ों से किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। दीपक और ज़्यादा खिन्न हो गया। एक तो घर में झगड़े, बाहर आओ तो यहाँ भी किचकिच। वह उठा और झल्ला के गोनू से बोला, अरे मेरी मिठाई का पैकेट तैयार कर लिया हो तो दे दो, तुम्हारा ये हंगामा देखने के लिए नहीं आया हूँ मैं। गोनू ने मुन्ना को गालियाँ देने के बीच ही पैकेट उठा के दीपक को थमाया और वापस अपने बवाल में जुट गया। दीपक तब तक वहाँ से निकल चुका था। भुनभुनाहट फिर उसके होठों पर दौड़ रही थी। वो भुनभुना रहा था, जंगली साले पागल, खाना परोसने वाले नौकर से मारपीट करता है। इतनी बार समझाया मैंने कि किसी दिन खाने में जहर मिला के परोस देगा ग्राहकों को तो उसका कुछ नहीं जाने वाला, फंसेगा होटल मालिक ही। लेकिन समझ आए तब ना, बच्चों के लिए ही ये मिठाई भी ले लेता था, नहीं तो अपने मुंह में इतना स्वाद कहाँ बाकी था कि व्यंजन याद आए और सीमा के लिए कुछ करने की अब इच्छा नहीं होती थी। घर पहुंचा तो बच्चे नानी के यहाँ जा चुके थे। दीपक को देख के सीमा आई और उसके हाथ से मिठाई का पैकेट ले लिया और बोली, अरे वाह, मिठाई ले आए, अभी प्लेट मैं देती हूँ, कह के वह भीतर चली गई। दीपक के मन में कोई उत्साह नहीं था। वह जानता था कि सीमा के ये किलकना प्यार दिखाना सब नाटक है। किसी दिन वह फिर झुन्ना के साथ पकड़ी जाएगी। हमेशा यही तो होना लगा था। अब उसके परिवार में उसने कुर्सी पर बैठ के अपनी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर लगा ली। सीमा मिठाई प्लेट में लेकर आई और दीपक के सामने टेबल पर रख के उसे खाने को कहने लगी, मगर दीपक मोबाइल में ही बिजी रहा। ठीक है, आप मत खाओ, मैं ही शुरू करती हूँ, कह के मुस्कुराती हुई सीमा ने मिठाई खाना शुरू किया। इसी बीच दीपक उठकर किसी काम से दरवाजे पर गया और वापस लौटा तो सामने का दृश्य देख उसके होश उड़ गए। सीमा गला पकड़े जमीन पर गिरी थी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। दीपक ने जल्दी से उसे संभालने की कोशिश की और उसके गालों पर थपलियां देता पूछने लगा, सीमा सीमा क्या हुआ तुम्हें? लेकिन सीमा के होश खोने लगे थे। दीपक का चिल्लाना सुनकर पड़ोस के लोग आ गए और सबने सीमा को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने शुरुआती जांच और सीमा की हालात भांपकर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस के आते आते दीपक के मोहल्ले का लड़का विकी दौड़ता हुआ अस्पताल में आया और बोला, भैया भैया, दीपक भैया, गोनू के होटल पर काम करने वाले मुन्ना से मिठाई और सब्जी में जहर मिलाकर वहां ग्राहकों को खिला दिया। बहुत से लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। अरे क्या बोल रहा है तू? दीपक उसकी बात सुनकर चौंक उठा। विक्की बोलता रहा, हाँ, सब लोग कह रहे हैं कि खाने में जहर ही मिलाया गया है और मुन्ना पर सबको शक है क्योंकि गोनू उसको बार बार मारता पीटता था। तब तक पुलिस भी आ गई और दीपक सिर पकड़ के वहीं बैठ के रोने लगा। समझाता था मैं उस होटल वाले को कि नौकर से मारपीट मत कर, मगर वो नहीं माना।
अरे ये मर भी जाएगी तो मेरा क्या बिगड़ेगा, लेकिन बच्चे बिन माँ के कैसे रहेंगे। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अतुल शास्त्री सारा मामला जानकर हैरान थे और अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे थे। करने को ज्यादा कुछ था नहीं, अतः इंस्पेक्टर शास्त्री डॉक्टरों से सीमा की हालत के बारे में जानकारी लेकर सीधे गोनू के होटल में पहुंचे और मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया। लॉकअप में मुन्ना रो रो कर अपने निर्दोष होने की बात कर रहा था। साहब, मैं किसी के खाने में क्यों जहर मिलाऊंगा, मेरी किसी से क्या दुश्मनी है। सिपाही उसे डांट डपट कर चुप करवा रहे थे। अगले दिन इंस्पेक्टर शास्त्री को सीमा की मौत होने की खबर मिली। वह तुरंत अपने सिपाहियों को लेकर अस्पताल पहुंचे। दीपक और उसके बच्चे रिश्तेदारों से घिरे रो रहे थे। होटल के जहरीले खाने से बीमार पड़े बाकी 5 लोग भी उसी अस्पताल में लाए गए थे, जिनकी स्थिति में सुधार होने लगा था। सीमा के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई। इंस्पेक्टर शास्त्री ने पोस्टमार्टम और बाकी बीमार पड़े लोगों की टेस्ट रिपोर्ट देखने की इच्छा डॉक्टर से जताई। डॉक्टर तुरंत राजी हो गए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी मैं आपके पास भिजवा दूंगा। इंस्पेक्टर शास्त्री वहां से निकलकर सीधे झुन्ना के घर पहुंचे। उनको देखते ही वह काफी घबरा गया। झुन्ना पर पहले से हत्या, अपहरण और बलात्कार के कई मामले दर्ज थे। उसने सोचा कि पुलिस उन्हीं मामलों में से किसी की पूछताछ करने उसके पास आई है, लेकिन जब इंस्पेक्टर शास्त्री ने सीमा का नाम लिया तो वह शांत हो गया और बोला, अरे साहब, सीमा भाभी से तो हम देवर जैसा हंसी मजाक करते थे, वह तो दीपक भैया को कुछ गलत फहमी हो गई थी। इंस्पेक्टर शास्त्री झुन्ना के चेहरे के हाव भाव से ही समझ रहे थे कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन उन्होंने उस समय ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं समझा और वहां से चल दिया। 2 दिनों बाद सीमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। जहरीले भोजन के कारण जो लोग बीमार पड़े थे उनकी रिपोर्ट भी डॉक्टर ने साथ में ही भिजवा दी। रिपोर्ट्स देखने के बाद इंस्पेक्टर शास्त्री हैरत में पड़ गए। सीमा के शरीर में 2 तरह का जहर पाया गया था। पहला सल्फास और दूसरा कोई लोकल कीटनाशक दवा थी। जहरीली मिठाई से बीमार पड़े लोगों के शरीर में भी सल्फास ही मिला था। इंस्पेक्टर शास्त्री को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भला कैसे हो गया। पहला जहर सल्फास होटल की मिठाई के जरिए आया, लेकिन दूसरे प्रकार का जहर सीमा को किसने खिला दिया। इसके अलावा विषाक्त मिठाई से बीमार पड़े लोगों के शरीर में जहर की जो मात्रा पाई गई थी उसकी 4 गुनी मात्रा सीमा के शरीर से मिला। उसी शाम इंस्पेक्टर शास्त्री दीपक के घर पहुंचे। वहां साफ सफाई का काम चल रहा था। इंस्पेक्टर शास्त्री को देखकर दीपक ने कहा, जो होना था वह तो हो गया इंस्पेक्टर साहब, अब क्रियाक्रम के लिए तैयारी में जुटा हुआ हूँ। इंस्पेक्टर शास्त्री ने दीपक के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी। तभी दीपक का कोई रिश्तेदार हाथ में आधी भरी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेकर वहां आया और बोला, दीपक भैया, यह आपके कमरे में अलमारी के पीछे रखी हुई थी, इसको फेंक दूं ना। दीपक ने बोतल देखकर मुंह बिचकाया और बोला, फेंक दो, मैंने थोड़े खरीदा था, न जाने कब का है और कहां से आया। दीपक सीमा का कमरा, कोल्ड ड्रिंक्स की आधी खाली अनजान बोतल, उसे अलमारी के पीछे छिपा कर रखा जाना। इंस्पेक्टर शास्त्री के मन में अचानक पुलिसिया घंटी बजने लगी। उन्होंने दीपक के रिश्तेदार को वह बोतल फेंकने से तुरंत रोक दिया। रुक जाओ, इसे फेंको मत, यह मुझे दे दो। दीपक के रिश्तेदार ने बोतल इंस्पेक्टर शास्त्री को दे दी। वह तुरंत जीप में बैठे और वहां से चल पड़े। दीपक को कुछ समझ नहीं आया। एक पुरानी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के लिए इतनी हड़बड़ाहट, भाई पुलिस का काम पुलिस ही जाने, कहता हुआ दीपक वापस घर में चला गया। इंस्पेक्टर शास्त्री ने जाकर कोल्ड ड्रिंक की उस बोतल को लैब में टेस्ट के लिए दे दिया और नतीजा बिल्कुल वही आया जिसकी उन्हें आशंका थी। उस कोल्ड ड्रिंक में वही लोकल कीटनाशक घुला पाया गया जो सीमा के शरीर में पोस्टमार्टम में मिला था। इंस्पेक्टर शास्त्री ने अपना पूरा जोर इस बात को जानने में लगा दिया कि घटना वाले दिन सीमा के घर दीपक की अनुपस्थिति में कौन कौन आया था। उन्होंने दीपक के पड़ोसियों और आसपास में रहने वाले रिश्तेदारों से पूछताछ की। किसी ने दूध वाले का नाम लिया तो कोई अखबार वाले का नाम बता रहा था। इंस्पेक्टर शास्त्री को इनमें से किसी भी आदमी के पास सीमा की हत्या करने का कोई उद्देश्य दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ना ही लूट की वारदात हुई
हुई थी और ना ही सीमा की इज्जत पर कोई हमला। तो आखिर क्यों कोई किसी औरत को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाएगा और कोई भी औरत किसी ऐरे गैरे का दिया हुआ कोल्ड ड्रिंक क्यों पी लेगी। अंत में इंस्पेक्टर शास्त्री पहुंचे मोहल्ले की उस विधवा गरीब बूढ़ी औरत के घर, जो कभी कभी सीमा के पास घर का कुछ काम करने आती थी। इंस्पेक्टर शास्त्री का सवाल सुनकर वह निराश भाव से मुस्कुराकर बोली, साहब असली नाम आपको कोई नहीं बताएगा। दीपक के आने से पहले उस दिन झुन्ना सीमा से मिलने आया था, साथ में कुछ ठंडा भी लाया था। कह रहा था कि आज भाभी को ठंडा पिलाएंगे। झुन्ना, वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ। यही तो वे शब्द थे जो इंस्पेक्टर शास्त्री सुनना चाहते थे। उनको झुन्ना पर पहले से शक था। तभी वह बूढ़ी औरत फपक फपक कर रोने लगी और बोली, मेरे जवान बेटे को भी झुन्ना ने उठाकर गायब करवा दिया था। आज तक उसकी कोई खबर नहीं है, सब उससे डरते हैं। इंस्पेक्टर शास्त्री ने उसे दिलासा दिया और वहां से निकल पड़े। झुन्ना की क्रिमिनल केसों की फाइल में उन्होंने इस केस के बारे में भी पढ़ा हुआ था, जिस पर जांच अब तक जारी थी। इंस्पेक्टर शास्त्री को उस बूढ़ी औरत की बात पर पूरा भरोसा इसलिए हो गया था क्योंकि उसने कोल्ड ड्रिंक का जिक्र किया, जबकि इस पूरे मामले में किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कनेक्शन अन्य बाहरी व्यक्ति को मालूम न था। उस बूढ़ी औरत की गवाही के आधार पर तत्काल इंस्पेक्टर शास्त्री ने झुन्ना को गिरफ्तार कर लिया। कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर मिले फिंगरप्रिंट में से एक झुन्ना के फिंगरप्रिंट से मैच भी हो गया। इंस्पेक्टर शास्त्री ने पुलिसिया अंदाज में लॉकअप में झुन्ना की हालत खराब कर दी, लेकिन वह भी मजा हुआ अपराधी था। कुटिल अंदाज में अपने बड़े बड़े दांत दिखाकर इंस्पेक्टर शास्त्री से बोला, आप जैसे कितने आए और गए इंस्पेक्टर बाबू, झुन्ना का कुछ नहीं उखाड़ सके। हाँ, मैंने ही जहर दिया था उस कमीनी सीमा को। पैसे की लालच में मुझे अपना जिस्म देती थी साली और पेट से हो गई थी। अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी करने की जिद पकड़ ली उसने। अरे वो तो अचानक उसका पति उस दिन घर आ गया और कोल्ड ड्रिंक की वह बोतल सीमा ने मुझसे छीनकर अलमारी के पीछे फेंक दी। जल्दी में मुझे भी भागना पड़ा, वरना बोतल और सबूत कुछ भी हाथ नहीं लगते तुम्हारे। लेकिन मैं यह बयान अदालत में कभी नहीं दूंगा। यही कहूंगा कि आपने जोर जबरदस्ती से मुझसे गलत बयान दिलवाया है। साला कहते हुए गुस्से में इंस्पेक्टर शास्त्री ने जोरदार थप्पड़ झुन्ना को मारा, लेकिन कानूनी दांव पेच के खेल में उनके भी हाथ बंधे हुए थे। इस बार तुझे बाहर नहीं आने दूंगा, इंस्पेक्टर शास्त्री ने पूरे भरोसे से बोला और दीपक के घर चल पड़े। वहां सीमा की श्राद्ध की सभी क्रियाएं संपन्न हो चुकी थी। दीपक अपने बच्चों के साथ अपना और उनका दिल बहलाने में लगा था। इंस्पेक्टर शास्त्री को देखकर उसने उन्हें अपने साथ ही बिठा लिया। इंस्पेक्टर शास्त्री ने बच्चों को बाहर खेलने भेज दिया और दीपक से सारी बात बताई। दीपक रोने लगा, सर क्या नहीं दिया मैंने सीमा को, जितना मेरी क्षमता थी उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी उसने मेरे परिवार में आग लगा दी। सीमा तो अब रही नहीं और झुन्ना के पापों का घड़ा भी भर गया है दीपक, अब की मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा, कह के इंस्पेक्टर शास्त्री वहां से चल पड़े। सरपट भागती जीप में बैठे इंस्पेक्टर शास्त्री का दिमाग भी उतनी ही तेजी से चल रहा था। इस केस में अब भी कहीं कुछ तो बचा था जिसका हल वे नहीं खोज पाए थे। विषाक्त भोजन से बीमार पड़े बाकी लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट चुके थे। इंस्पेक्टर शास्त्री ने उन सब से अलग अलग पूछताछ की और मुस्कुरा उठे। बहुत कुछ अब स्पष्ट होने लगा था। देर थी तो केवल फिनिशिंग टच देने की। अगले दिन शाम को इंस्पेक्टर शास्त्री अपनी बाइक से बाजार जा रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में दीपक सब्जियां खरीदता हुआ मिला। उन्होंने बाइक रोकी और उसका हाल चाल लेने लगे। दीपक को किराने का भी सामान लेना था तो वह अंदर गली में स्थित दुकान पर चला गया। इसी बीच किसी ने इंस्पेक्टर शास्त्री के कंधे पर पीछे से हाथ रखा। मुड़े तो देखा उनका दोस्त गोपाल खड़ा था, जिसकी उसी बाजार में खाद की दुकान थी। औपचारिक बातों के बाद गोपाल ने पूछा, दीपक को तुम कैसे जानते हो? अरे भाई, इसकी बीबी के केस में तो उलझा हुआ हूँ, तुमको बताया तो था, इंस्पेक्टर शास्त्री ने जवाब दिया। अच्छा, गोपाल को याद आ गया, इसी के बारे में बात कर रहे थे तुम। यह बेचारा भी बहुत दिनों से परेशान है और पिछले दिनों तो मैं चिंता में पड़ गया था कि कहीं यह कुछ कर ना ले। क्यों, ऐसा क्या हुआ था?
इंस्पेक्टर शास्त्री ने पूछा। उन दोनों के बीच बातें होती रही। इसी बीच दीपक अपना सामान लेकर लौट आया। इंस्पेक्टर शास्त्री उससे बोले, चलो दीपक, तुमको घर छोड़ देता हूँ। दोनों दीपक के घर आए। दीपक ने चाय के लिए इंस्पेक्टर शास्त्री को रोक लिया। कुछ ही देर बाद दोनों चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आपस में बातें कर रहे थे। इंस्पेक्टर शास्त्री ने दीपक से कहा, जानते हो दीपक, होटल के जहरीले खाने से जितने लोग बीमार पड़े थे, मैंने उन सबसे बात की। किसी ने वहाँ समोसा चटनी खाई थी, किसी ने चटनी कचौड़ी और किसी ने ब्रेड पकौड़ा चटनी। इन सबके खाने में चटनी कॉमन थी। दीपक गौर से उनकी बातें सुन रहा था। इंस्पेक्टर शास्त्री ने आगे कहा, इनमें से किसी ने भी तुम्हारी पत्नी सीमा की तरह मिठाई नहीं खाई थी और उन सब की तबीयत जहरीली चटनी खाने के कारण खराब हुई। इतनी बातें सुनते सुनते अचानक दीपक ने टेबल की दराज में रखा छोटा सा चाकू निकाला और अपने कलाई की नसें काटने को तत्पर हुआ, लेकिन इंस्पेक्टर शास्त्री ने झपट के उसका हाथ पकड़ लिया। उसी समय बाकी सिपाही भी वहां आ गए। घर का दरवाज़ा खुला हुआ ही था। उन सब ने दीपक के हाथ से चाकू छीना और उसे वापस कुर्सी पर बिठा दिया। दीपक के बच्चे वहां का दृश्य देखकर सहमे खड़े थे। इंस्पेक्टर शास्त्री ने उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और दीपक से बोले, मैंने होटल के सारे खाने की जांच करवाई, जिसमें केवल चटनी में जहर मिला पाया गया। वहां की जिस मिठाई को खाकर तुम्हारी पत्नी की हालत बिगड़ी, आश्चर्यजनक रूप से होटल में रखी उन मिठाइयों के स्टॉक में बिल्कुल भी जहर नहीं था। इसका सीधा मतलब है कि अपनी बीबी को खास तौर से जहर मिली मिठाई तुमने लाकर दी और वो जहर सल्फास था। दीपक रोने लगा। इंस्पेक्टर शास्त्री कहते रहे, आज बाजार में जब गोपाल मुझसे मिला तो उसने बताया कि कुछ दिनों पहले तुमने उसकी खाद की दुकान से सल्फास की गोलियां खरीदी थी। मैंने तारीख मिलाई तो वह तुम्हारी पत्नी को जहर खिलाए जाने से एक दिन पहले की थी। मैं समझ गया कि तुमने जानबूझकर होटल की चटनी में वही सल्फास मिलाया था, जिससे कि सारा मामला होटल के नौकर की तरफ घूम जाए। रास्ते में आराम से तुमने अपनी खरीदी हुई मिठाइयों के पैकेट में भी सल्फास डाला। यही वजह थी कि बीमार पड़े बाकी लोगों की तुलना में तुम्हारी पत्नी के शरीर से सल्फास की काफ़ी ज़्यादा मात्रा मिली। हाँ, मुझे मालूम था कि उस दिन बच्चे नानी के यहाँ जाने वाले हैं, दीपक दुखी स्वर में बोला। इसलिए मैंने मिठाई में आसानी से जहर मिला दिया, क्योंकि बस सीमा ही वह मिठाई खाने वाली थी। मैं जानता हूँ दीपक कि सीमा भी अच्छी औरत नहीं थी, इंस्पेक्टर शास्त्री बोले। तभी तो उसे दो लोगों के जहर बुझे हाथों का शिकार होना पड़ा, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। झुन्ना के साथ अब तुम भी इस मामले में आरोपी माने जाओगे। पुलिस की जीप दीपक को लेकर आगे बढ़ गई। इंस्पेक्टर शास्त्री की आंखें दीपक के रोते बच्चे पर ओझल तक टिकी रही। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो यार एक लाइक कर दो।